शिक्षा के हैं। तो हम लोग वास्तविक संख्या जो 10 क्लास का पढ़ रहे हैं और 10 क्लास की जो वास्तविक संख्या है, आज हम लोग उस वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर 21 से हल करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव पार्ट वाइज पार्ट। पहला पार्ट चल रहा है और पहला पार्ट का 21वां नंबर का क्वेश्चन। यह पीडीएफ आपको अपेक्स कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम से भी प्राप्त किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं बना रहा हूं आलोक प्रकाशन का पुस्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b, यानी a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, के लिए a और b का मस गुणे a और b का लस निम्न में से किसके बराबर होगा। आपको बताना है कि दो पूर्णांक संख्याओं का मस और लस का गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा। तो याद करिएगा और आप जान लीजिए, लस गुणे मस बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब आपको समझ में आ गया है, क्योंकि मेरा पहली संख्या a है और मेरा दूसरी संख्या b है, तो अतः हमारा आंसर हो जाएगा a गुणे b, और आपका यही है ऑप्शन सी। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, और ये रहा ऑप्शन सी आपका आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप होता है। p एक पूर्णांक है और उसका विषम संख्या का रूप क्या होगा। अब एक बात बताना चाहता हूं, p एक पूर्णांक है, तो p एक पूर्णांक है तो पूर्णांक का जो स्वरूप होगा वो कुछ भी हो सकता है। वह पूर्णांक क्योंकि धनात्मक भी हो सकता है और पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकता है। यहां पे धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है तो ऋणात्मक नहीं कहेंगे, धनात्मक में। और यहां पे जो धनात्मक पूर्णांक है वह आपका सम संख्या भी हो सकती है और विषम संख्या भी हो सकती है। यहां पे दोनों हो सकती है, सम भी और विषम भी। यहां पे जो पूर्णांक है वह सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, लेकिन हमसे कहा गया है कि आपको बताना है विषम संख्या। तो याद रखिएगा, किसी भी पूर्णांक में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो वह सम संख्या हो जाती है। यह ध्यान रखिएगा, वह सम संख्या हो जाती है। कब? जब 2 से गुणा कर देते हैं तब। और विषम संख्या तभी आता है, कोई भी सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो वह हो जाती है विषम संख्या। अतः इसका ऑप्शन हो जाएगा यह 2p यानी सम संख्या अब +1 विषम संख्या। अतः यही ऑप्शन हो जाएगी। मैंने बोला कि सर p क्यों नहीं हो सकता, तो p इसलिए नहीं हो सकता मेरे लाल कि p एक पूर्णांक है और जो पूर्णांक संख्या है वह सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन 2 से गुणा करने के बाद यह फिक्स है कि सम होगी। जैसे मैंने पूर्णांक 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, मैंने इसमें 2 से गुणा कर दिया तो यहां पे हमें मिल गया 2, एक सम संख्या है। इसमें मैंने 2 से गुणा किया तो मिल गया 4, ये भी एक सम संख्या है। इसमें मैंने 2 से गुणा किया तो आ गया 6, ये भी एक सम संख्या है। तो आपने सीखा कि किसी भी पूर्णांक में अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो वह सम हो जाता है और हमें चाहिए विषम, और किसी भी सम संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं तो हो जाता है विषम। इसलिए इसका आंसर यही होगा। अब हम चलते हैं इससे आगे, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही सुंदर है और वह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। भाग लेमा a बराबर BQ प्लस R में Q बराबर 0 है तब होगा। आपको बता दूं, याद रखिएगा कि भाग लेमा की बात कर दिया जाए तो समझिए कि भाग लेमा हमेशा धनात्मक पूर्णांक में होती है। भाग लेमा हमेशा धनात्मक पूर्णांक में होती है, यानी इस धनात्मक पूर्णांक को आप भाग दे रहे हैं। तो आप बताइए कि आपको तो मालूम है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेष।
आपका यही होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। और इसने कहा भाग लेमा में b बराबर b, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां q बराबर 0 है। तो उस समय कौन सा कंडीशन सही होगा? इसको पढ़ेंगे कि b छोटा है a से, इसको पढ़ेंगे b बराबर है 0 से, इस 0 नहीं a है, और इसको पढ़ेंगे कि b बड़ा है a से, और इसको पढ़ेंगे r बराबर है 1 से। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही होगा। q बराबर 0 यानी भागफल आपका 0 आ जा रहा है। बड़ा सोचने की बात है, भागफल 0 हो रहा है, इसका साफ अर्थ हुआ कि भागफल 0 हो रहा है। अगर मान लेते हैं यह संख्या मान लेते हैं 5 है और यह संख्या मान लेते हैं 4 है, भाजक छोटा है, तो 4 से अगर भाग देंगे तो 1 आया, इसका मतलब भागफल हमें प्राप्त होगा। और एक कह रहा है कि भागफल 0 हो रहा है, तो भागफल 0 तभी हो सकता है जब भाजक बड़ा हो, तब भाजक बड़ा हो, तभी 0 हो सकता है। अगर ये दोनों बराबर होते तब पर भी आता 1, बराबर होते तब पर भी आता 1, और इसने कहा कि 0 है, तो 0 कब हो सकते हैं मेरे लाल? तो 0 तभी हो सकते हैं जब भाजक जो है वह भाज्य से बड़ा हो, यानी b बड़ा हो a से। जब b बड़ा a से होगा उसी समय आपका, जब b बड़ा a से होगा, जब b बड़ा a से होगा उसी समय q का मान 0 हो सकता है। q माने भागफल का मान 0 कब होता है? तो भागफल का मान 0 सिर्फ उसी समय हो सकता है जब b बड़ा होता है a से, यानी भाज्य से भाजक बड़े होने पर q बराबर 0 होता है। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है 24। यदि x और y दो लगातार धनात्मक समपूर्णांक है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, लगातार है और समपूर्णांक है। अगर कोई भी लगातार कहा जाए तो अगर मान लेते हैं पहला x माने तो लगातार समपूर्णांक कहेगा, तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे, यह 2 लगातार समपूर्णांक हो गए। समपूर्णांक के लिए 2 जोड़ना होता है, यह लगातार समपूर्णांक हो गए। तो उसने कहा x और y 2 लगातार धनात्मक समपूर्णांक है, इस प्रकार है कि x छोटा है y से, यानी x पहले है y बाद में है। तो x छोटा है y से, तो बताइए x प्लस y बराबर 2 होगा सम संख्या, विषम संख्या, भिन्नात्मक संख्या, इनमें से कोई नहीं। बस कुछ नहीं करना है, आपको सिद्ध करना है x प्लस वाई बटा में 2, कुछ नहीं करना है मेरे लाल। आपको पता है कि x एक सम संख्या है, तो मान लेते हैं x का वैल्यू हमने x लिया। अगर x है तो x ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं x। और y जो है, मैंने बोला कि यह जो क्रमागत सम संख्या कब आता है? तो 2 जोड़ने पर। जैसे 10 के बाद 12 आया, ये दोनों सम संख्या है, तो बताइए इसमें 2 जोड़े होंगे तभी तो 12 आया है। 8 और 10 सम संख्या है, इसमें 2 जोड़े होंगे तभी तो 10 आया है। अतः साफ पता चल रहा है कि 2 जोड़ने से हमें क्रमागत सम संख्या प्राप्त होता है। तो यहां पे भी y के जगह पे हमने लिख दिया x प्लस 2 बटा में 2। अब हमारे पास क्या आ गया? 2x प्लस 2 बटा में 2। ध्यान से देखिएगा मेरे लाल, 2 दोनों में है, 2 कॉमन कर सकता हूं। 2 जिन ही मैंने कॉमन किया तो अब हमारे पास बच गया एक ठो x, और यहां पे बच गया आपका एक और बटा में हो गया 2। यह 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। अब हमारे पास बच गए x प्लस 1। x को हमने क्या माना है? सम संख्या। x को हमने क्या माना है बेटा जी? x को क्या माना है? सम संख्या। सम संख्या माना है, और सम संख्या में 1 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो सम संख्या में 1 जोड़ने पर हमें विषम संख्या प्राप्त होता है। अतः इसका आंसर हो जाएगा विषम संख्या। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल? इसका आंसर हो जाएगा विषम संख्या। हमारा इसका आंसर आ जाएगा विषम संख्या। हमारे पास इसका आंसर मेरे लाल क्या आ गया? हमारे पास इसका आंसर आ गया विषम संख्या।
हम इसका आंसर रख देंगे विषम संख्या। अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह 25 है। इस 25 को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 25 है। 25 कैसे बनेगा इसको देखिए थोड़ा सा। 25 बहुत ही आसान है। भाज्य बराबर खाली स्थान भागफल प्लस शेष। आप ही बताइए कि यहां पे क्या भरा जाएगा? रिक्त स्थान को भरो। लिखा हुआ है भाज्य बराबर खाली स्थान गुणे भागफल प्लस शेष। तो आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अतः इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा भाजक। आंसर क्या हो जाएगा? भाजक, क्योंकि भाज बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का मस 25 है और लस 50 है, दो संख्याएं हैं जिनका मस 25 है और लस 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया? तो याद कीजिए, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुणे मस। जी हाँ, लस गुणे मस। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुणे मस। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुणे मस। इसमें मस दिया है 25 और लस दिया है आपका 50। इन दोनों को रहकर गुणा कर दिए। 25 पांचे होता है 125 और एक 0 हो गया, यानी आपका आंसर हो गया 1250। तो आप यहां पे देख रहे हैं, यदि दो संख्याओं का मस 25 है, लस 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुणे मस। लस है हमारा 50, मस है 25, दोनों का गुणा हो गया तो 1250। ये रहा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं इससे आगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है? यहां पे अशांत बताना है, शांत नहीं बताना है, अशांत बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। चलिए देखते हैं, हमको दिखाना है अशांत। चलिए यहां पे उसका ऑप्शन है बेटा, यहां पे ऑप्शन है अशांत बताना है। तो बताइए 23, यहां पे देखिएगा किसका अशांत है। आपको अशांत सा चीज बताना है कि इसमें किसका अशांत है दशमलव प्रसार। तो देखिए मैंने बताया था कि जिसका हर, पहले हमको सब कुछ देखना होता है कि हम छोटा भी करते हैं तो यह छोटा नहीं हो पाएगा। तो इसमें इसका हर है 2 के घात 3 और 5 के घात 2। तो हर का जो प्ररूप है 2 के घात में है और 5 के घात में है, तो समझिए कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। कभी भी अगर हर 2 के घात में हो और 5 के घात में हो तो समझ लीजिए कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उसके बाद इसमें चलते हैं, इस 40 में चलते हैं। यह छोटा नहीं हो सकता। जब छोटा नहीं हो सकता तब हम क्या करेंगे? तो छोटा नहीं हो सकता तो 40 को तोड़ेंगे। तो 40 को अगर हम तोड़ रहे हैं तो 40 को तोड़ने के बाद 2 से हो गया 20, 2 से हो गया 10, 2 से हो गया आपका 5। ये देखिएगा यह 2 के घात में और 5 के घात में आ रहा है, अतः यह भी है शांत। लेकिन हमें शांत को नहीं खोजना है, हमें खोजना है अशांत को। अब यहां पे चलते हैं तो यह छोटा हो सकता है 7 से 11, 7 77, 7 से 70 के 21, यानी छोटा हो गया। अब छोटा होने के बाद हमें हर कितना प्राप्त हुआ? 30। और 30 का हमने किया अभाज्य गुणनखंड, और 30 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया मेरे लाल, तो हमारे पास आया 2, हमारे पास आया 5। तब तो सही था, तब मेरे को लग रहा था कि यही शांत होगा, लेकिन इसमें 3 भी आ गया। और हम लोग को मालूम है कि अगर हर 2 के घात में है सही है, 5 के घात में है तो भी सही है, 2 और 5 के घात में है तो भी शांत है, लेकिन
इसके अतिरिक्त और कोई गुणनखंड आ जाता है तो वह शांत नहीं है। तो यानी यही वो संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों में जो सही होगा वो 77/210 जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 28। यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R है, कभी भी विभाजन एल्गोरिथम की बात करेंगे और वह a बराबर BQ प्लस R है जहां 0 से बड़ा या बराबर है R और R छोटा है B से, में R बराबर 0 हो तो HCF AB का मान क्या होगा? बेटा जी बहुत ही सुंदर सवाल है। इसका मान क्या होगा? HCF क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है कि R माने शेष, शेष क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, शेष 0 आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो भाजक है वह भागफल से, जो भाजक है वह भाज्य को विभाजित कर दे रहा है, विभाजित कर रहा है। एकदम सिंपल सी बात है, विभाजित कर रहा है। यानी जो भाजक है वह भाज्य को विभाजित कर रहा है। तो भाज्य का संकेत है A और भाजक का संकेत है B, यानी जो B है वह A को कटा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि मौसा उसी को कहते हैं जो कटाता है। तो कटाता यहां पे कौन कटा रहा है? A और B का आपको ये HCF बताना है। तो कौन कटा रहा है? B कटा रहा है। तो आपका यहां पे जो आंसर होगा वह क्या होगा? आपका जो यहां पे आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा B। आपका आंसर होगा बेटा B, यानी वह संख्या B है जो इसका मौसा आएगा। क्यों? क्योंकि यह है आपका A और यह है आपका BQ, यानी यह है आपका भाज, यह है आपका भाजक और यह है आपका भागफल और यह है आपका शेष। तो शेष अगर 0 आ रहा है इसका मतलब साफ है कि B जो है इस A को कटा रहा है। और हमको मालूम है कि मौसा वही होता है जिससे संख्याएं कटती है। तो यहां पे संख्या किससे कट रही है? B से कट रही है, इसलिए मौसा यहां पे क्या होगा? B होगा। अगले क्वेश्चन से मिलते हैं मेरे लाल। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 2 प्लस रूट 2 कैसी संख्या है? तो मैंने कहा था कि 2 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है और चोर के साथ रहने पर साधु भी चोर कहलाते हैं। अतः 2 प्लस √2 होने के चलते √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस कारण से हमें 2 प्लस √2 को क्या कहना होगा? अपरिमेय संख्या। क्या कहना होगा? अपरिमेय संख्या। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के पास। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R हो और A बराबर 72 हो, B बराबर 9 हो तो R का मान क्या होगा? सिंपल सी बात है, A बराबर BQ प्लस R है, A बराबर BQ प्लस R है, A का मान 72 है और उसके बाद B का मान आपका 9 है। तो बताइए इस घटना में R का मान क्या होगा? बस कुछ नहीं करना है, यह भाग देने वाला है इसको, तो आप 72 में 9 से भाग कर दीजिए, 9 8 72। बताइए इसमें कोई चीज शेष बचा है? शेष नहीं बचा है। तो सिंपल सा उत्तर हो गया, जब शेष नहीं बचा है, शेष है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे? जब शेष नहीं है तो R का मान हो जाएगा 0। R का मान क्या हो जाएगा? 0। ऐसे प्रश्न कभी भी आ जाए तो A है 72, B है 9, तो फिक्स है कि हमें A में B से भाग देना है बस, क्योंकि B जो होता है वो भाजक होता है, भाग देने वाला होता है। इसीलिए ना मैंने उस समय बताया था कि मौसा आपका B होगा। देखिए 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से और 1 से कटे, इसके अलावा और किसी से नहीं कटे, वह अभाज्य संख्या है। तो 15 को देखिएगा ध्यान से, तो 15 1 से भी कटेगा,
3 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। बताइए तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने का अर्थ हुआ कि वह सिर्फ 1 से और स्वयं से कटेगा। यहां पे 23 जो है, ध्यान से देखिए, 1 से कटेगा और डायरेक्टली 23 से कटेगा, इसके अतिरिक्त और किसी से नहीं कटेगा। तो यहां पे जो अभाज्य संख्या है वह 23 है। आपका यही क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन से मैंने 2 को देखा, 2 ही पर हमें उत्तर प्राप्त हो गया, तो हमें तीसरा और चौथा को चेक करने की जरूरत नहीं है। 1/√2 क्या है, तो मैंने बताया ना कि 1 एक परिमेय संख्या है। 1 एक परिमेय नहीं कहेंगे, यहां पे 1 को कहेंगे कि यह जो है 1 की बात करते हैं और यहां पे √2 है, तो सिर्फ अंश और यह हर है। तो 1 एक परिमेय संख्या हो गया और √2 एक अपरिमेय संख्या हुआ। मैंने बोला ना कि यह साधु किसके साथ है, चोर के साथ है, इसलिए इसको चोर ही कहेंगे, यानी इसको भी अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। बताइए कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इतना आसान कि पूछिए मत। परिमेय संख्या p/q, इसको बोलेंगे हम ऐसे, p/q, परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार, p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा। कब शांत होगा, यदि q का अभाज्य गुणनखंड निम्न रूप में हो। अभाज्य गुणनखंड q मतलब यहां पे हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होगा, तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका उत्तर होता है 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप में। अगर इस रूप में रहेगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, या इस रूप में रहेगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, या इस रूप में भी रहेगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इन तीनों में से देखिए ऑप्शन में कौन मिल रहा है, तो ऑप्शन में सिर्फ यही मिल रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं मिल रहा है। ऑप्शन में ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन में देखिए यह 2 के घात m गुणे 3 के घात n है, इसमें 3 है, अतः यह तो संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इसमें 5 के घात m है लेकिन 7 के घात n है, तो यह भी संभव नहीं है, तो सिर्फ यही ऑप्शन है, इसलिए 33 का उत्तर होगा ए। अब देखिए 65 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है, तो देखिए 65 नहीं है, यह 625 है। किताब में यह मिसप्रिंट है, यह 625 है, 625 है। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है, तो डियर स्टूडेंट घातांक निकालना है, ठीक है, निकालेंगे। 5 से कटेगा यह 125, फिर 5 से कटेगा यह 25, फिर 5 से कटेगा 5। बताइए इसमें कितने 5 है, 1 2 3 4, यानी 5 के घात 4 है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। लेकिन अगर आपको 65 दिया है और 65 में बताना है कि 5 का घात क्या होगा, 5 का घातांक क्या होगा, तो 65 5 से कटाइएगा 13, यानी इसमें 5 कितने हैं, 5 कितना है, 1 है, तो इसका घातांक होगा 1। इस गणित के लिए घातांक होगा 1, अगर 625 है तो घातांक होगा 4। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, एकदम मजा देने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मिलते हैं 35 से, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। फिर से देखिएगा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। देखिए प्रश्न बड़ी आसान है, किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, शांत नहीं है बताना है। तो 3/8, 8 इसका हर कितना है डियर स्टूडेंट, इसका हर कितना है हमारे पास, इसका हर 8 है। तो डियर स्टूडेंट 8 को तोड़ेंगे तो 2 4 2 2, ये तो बात पक्का हो गया, इसका मतलब ये शांत है। 15 है, मैंने बोला था कि सबसे पहले, कल की वीडियो में भी बताया था और आज ही बोल रहा हूं कि सबसे पहले इसको छोटा किया जाता है। तो 6 जो है 3 से कट जाएगा, 15 जो है 3 से कटाए हैं तो 3 5 15, इसका हर क्या आया 5, यानी 5 के घात में है, तो ये भी शांत है। वैसे देखते 15 तो आप इसे गलती कर देते, भला आपको मैंने बताया कि इसको तोड़ लीजिए, तो ये भी शांत है। अब ये बच गया 512, 512 को भी तोड़िएगा ना बेटा, 512 भी तोड़िए तो खाली 2 2 के पद में आ जाएगा। देख लीजिए 512 देख लीजिए, 2 से कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 1 11, 2 5 10, 1 56, 256, फिर 2 से 2 1 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 1 16, 2 28, 2 से 6 दूनी के 12 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, यानी देखिए ध्यान से किसके घात में आ गया, यह सिर्फ 2 के घात में आ गया, और तो यह भी शांत है। तो बेटा जी यह शांत कौन है,
किसका दशमलव प्रसार अशांत है? शांत नहीं है। शांत नहीं है तो क्या अशांत है? शांत नहीं है तो क्या अशांत है? तो ये शांत है, ये नहीं होगा ऑप्शन। यह शांत है, नहीं होगा ऑप्शन। ये शांत है, नहीं होगा ऑप्शन। यही शांत नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। यह शांत नहीं है क्योंकि 343 को तोड़िएगा तो यह 7 से टूटेगा। और हमको चाहिए कि हमारा गुणनखंड किसके रूप में हो? तो 2 के रूप में हो, या 2 के घात में हो, या 5 के घात में हो, या 2 और 5 दोनों के घात में हो। इसके अतिरिक्त किसी के घात में होगा तो हमारा प्रश्न का उत्तर सही नहीं होगा, उसे हम शांत नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में π/2 क्या है? तो पाई के साथ कुछ भी हो। पाई एक क्या है? 2 एक परिमेय संख्या। मेरे को पता है कि 2 एक परिमेय संख्या, गिनती की सभी संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहां पे भी पाई के साथ 2 लगा हुआ है, तो यह साधु होने के बावजूद भी चोर ही कहलाएगा। अतः पाई बटा में 2 भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। पाई बटा में 2 क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन 37। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b है। दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q तथा r विद्यमान है। अद्वितीय मतलब इसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अद्वितीय का मतलब होता है इसके जैसा दूसरा कोई नहीं, जो बदल नहीं सकता। एक बार में जो आ गया वही रहेगा, बदल नहीं सकता। विद्यमान हो तो a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r हो तो r का मान क्या होगा? तो r का मान सदैव 0 से बड़ा या बराबर होगा और छोटा होगा b से। यह हमेशा याद रखिएगा। जो कभी भी किसी भी संख्या में अगर भाग दे रहे हैं तो जो हमारा r आएगा हमेशा 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 क्या आएगा? 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। किसके बराबर? b से छोटा होगा, क्योंकि b मतलब भाग देने वाला। शेष कभी भी भाग देने वाले के बराबर नहीं आता, उससे कम आता है, क्योंकि भाग देने वाले के बराबर आएगा तो कट जाएगा ना, इसलिए। अब हम इससे आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? कौन सा क्वेश्चन था? हमारा क्वेश्चन है 38। 38 क्वेश्चन को देखते हैं। 38 क्वेश्चन, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किसका रूप का हो सकता है? प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किसके रूप का हो सकता है? मैंने कहा कि कोई भी पूर्णांक अगर है, अगर उसमें 2 से गुणा कर दिए तो वह कहलाता है समपूर्णांक। मैंने बोला ना, कोई भी पूर्णांक को अगर p मानते हो, अगर उसमें 2 से गुणा कर दोगे तो वह कहलाएगा समपूर्णांक। जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले 2 क्वेश्चन थे, उसमें मैंने सिद्ध किया है। तो बताइए, q एक समपूर्णांक हो सकता है? नहीं। 2q एक समपूर्णांक हो सकता है? तो हाँ। और समपूर्णांक में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक। और समपूर्णांक में से 1 घटाइएगा तभी क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक। हमसे सिर्फ पूछा गया है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किसके रूप में हो सकता है? तो 2q के रूप में, 2p के रूप में भी कहिए। मान लेते हैं पूर्णांक q मान लिए तो 2q भी कह सकते हैं। मान लेते हैं पूर्णांक x मान लिए तो 2x भी कह सकते हैं। समपूर्णांक के लिए 2 से गुणा कर देने पर कोई भी पूर्णांक समपूर्णांक हो जाता है। तो हमें सिर्फ यही बताना है कि इसमें समपूर्णांक का रूप माने उसके जैसा कौन है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन उससे भी आसान। 39, वास्तविक संख्या इतना। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वास्तविक संख्या इतना 0.54 के ऊपर रेकरिंग को p/q के रूप में लिखने पर प्राप्त संख्या होगी। यानी क्या प्राप्त होगा? तो इसका मैंने ट्रिक बताया था। ऐसे लिख लीजिए, पूरा संख्या लिख लीजिए, 0.54 लिखिए, दशमलव हटा दिए, दशमलव हटेगा तो 1 आ गया। दशमलव के बाद कितनी संख्या थी? 2 अंक है। दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 2 0 हो जाएगा। फिर माइनस, रेकरिंग जितने तक है उसको छोड़कर जो बच गया, क्या बच गया? 0.1, 0 खाली 0 दशमलव बच गया, खाली 0 दशमलव बच गया।
हमारे पास क्या बच गया, 0 और दशमलव। दशमलव हटाइएगा तो मैंने क्या बोला था, दशमलव हटाइएगा तो 1 आएगा। इसके अलावा कोई सदस्य है नहीं, इसलिए कोई और 0 आएगा नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब बताइए आप, दशमलव हटने से पूरा पॉइंट खत्म हो गया है। अब यह 54 है और यह सिर्फ दशमलव हटने के बाद बचा है 0। तो 54 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 54 बचेगा। और यह 100 था, उसमें से 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 99 बचेगा। यह हमारा आंसर हुआ। यह छोटा हो सकता है, देखिए छोटा हो सकता है 9 से, 11 9 99, 9 6 54। ये भी और भी छोटा हो सकता है। अगर ये ऑप्शन और इससे छोटा नहीं हो सकता है, 6 कटेगा लेकिन 11 नहीं कटेगा। अब इससे छोटा नहीं हो सकता है, 6/11 आपका ऑप्शन हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिए 3/5 है, 6/11 है, 5/11 है, 11/5 है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 6/11। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिएगा आपके लिए। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रहा है, कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा दे रहा है, अगर मान लेते हैं यह भी क्वेश्चन दे दे, तो बनाने का एकदम तरीका आसान है। पहले इस पूरी संख्या को लिख लीजिए, दशमलव हटाइए, 1 दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 0, बस। फिर माइनस दोनों में लगाइए। रेकरिंग को छोड़कर जो संख्या बची हुई है, तो रेकरिंग को छोड़कर बची हुई है हमारा 0 और दशमलव, बस यही 2 चीज। दशमलव हटाइएगा, फिर आ गया 1। हमारे पास क्या बच गया, ऊपर में 35 में से 0 घटा, सिर्फ 35, और नीचे में 100 में से 1 घटा, 99। बस। छोटा होने लायक है तो छोटा होगा, नहीं छोटा होने लायक है तो छोटा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन मेरा और आसान होता है। यहां पे देखिए 40, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। फिर से देखिएगा, यहां पे धनात्मक विषम पूर्णांक की बात क्या है। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, तो विषम पूर्णांक के लिए बताया मेरे को लेना है क्यू। तो माना कि पूर्णांक हमारा क्यू है, 2 से गुणा कर दिए तो यह पूर्णांक क्या हो गया, यह सम पूर्णांक हो गया। 2 से गुणा करना अनिवार्य है, क्योंकि सम करना होगा तभी सम से सम बन सकता है, सम से विषम बन सकता है। अगर सम नहीं करिएगा, कोई खाली पूर्णांक लिखिएगा, तो पूर्णांक सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। लेकिन 2 से गुणा करने के बाद कोई भी पूर्णांक हो वह सम हो सकता है। अब सम होने के बाद ही उसे जिस रूप में परिवर्तित करना है करेंगे आप। तो उसने क्या बोला है कि विषम पूर्णांक का रूप कौन होगा, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यह सम पूर्णांक है। आपका विषम पूर्णांक हो जाएगा +1। मैंने क्या बोला था, सम पूर्णांक में 1 जोड़ने से भी विषम पूर्णांक बनता है और सम पूर्णांक में से 1 घटाने से भी विषम पूर्णांक बनता है। जैसे 14 एक सम पूर्णांक है, इसमें 1 जोड़ दिए तो 15 एक विषम पूर्णांक हो जाएगा, और यही 14 में से 1 घटा दिए तो 13 भी एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। अतः आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा, आपने यही समझा कि सम पूर्णांक में 1 जोड़ने से विषम पूर्णांक बनता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 40 तक आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं इससे आगे, इससे आगे। ये देखिए आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इतना आसान कि पूछिए मत। 81 और 237, 81 और 237 का मौसा इसमें से क्या होगा। अब इसमें मौसा क्या होगा, तो मौसा का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में मिले वो भी मौसा है। मौसा बनाने की 2 विधियां होती हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं और भाग विधि से बना सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इसका मौसा क्या होगा, बस। तो मौसा बताने के लिए बहुत आसान तरीके हैं, जिन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं और मौसा बना सकते हैं। मैं इसमें यूज कर रहा हूं भाग विधि। आप 81 से बना रहे हैं, तो 81 दूनी, तो इसका होगा 2 एका 2 और 8 दूनी के 16। अब 7 में से 2 गया 5, यह हासिल लेगा 13, 13 में 6 गया, 7 6 13, और यह हासिल देने के बाद 1 हो गया, कट गया। आपके पास 75 आ गया और यहां पे हो गया 81। एक बार में 75 कटाने लगे आप तो बच गया 6 और ये आ गया 75। 6 से भागा दिए 75 में, तो आपका हो जाएगा 6 एका 6
बच गया 1, 15 और 6 दूनी के 12, ये रहा आपका 12। अब आपके पास नीचे आ गया 3 और ये आ गया 6, 3 दूनी के 6। अब आप अपने से बताइए कि इसका मौसा कितना हुआ जिससे कट गया। मौसा आपका हो गया 3, क्योंकि किससे कटा है, 3 से कटा है, तो इसका मौसा कितना हो गया 3। ये भाग विधि था। आप चाहें तो इसके जगह पे अभाज्य गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपकी किताब में संकेत में अभाज्य गुणनखंड विधि दिया हुआ है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 42, ए और बी दो अभाज्य संख्या हो तो दो कैसे संख्या हैं, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हो तो √a प्लस √b क्या होगा, तो सुनिएगा, अभाज्य संख्याओं का कभी भी वर्गमूल नहीं हो सकता, और जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता वो कहलाते हैं अपरिमेय संख्या। तो अतः यह कैसी संख्या होगी, आपसे पूछ रहा है प्राकृत संख्या होगी तो नहीं, पूर्णांक संख्या होगी तो नहीं, परिमेय संख्या होगी तो नहीं, इसका उत्तर होगा अपरिमेय संख्या। क्या होगी मेरे लाल, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि मैंने पुनः बताया कि कभी भी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता है। 43, दो संख्या 100 और 190 का मौसा और लौसा का गुणनफल क्या होगा। मौसा और लौसा का गुणनफल, मौसा और लौसा का गुणनफल क्या होगा, तो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मेरे लाल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। इस गणित में हमारे पास पहली संख्या क्या है बताइए। तो इस गणित में हमारा पहली संख्या है मेरा 100 और दूसरी संख्या है 190। जब हम गुणा करेंगे तो 190 पे 2 जीरो बढ़ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 19,000 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है और उनका मौसा 15 है तो उसका लौसा क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है और उसका मौसा 15 है तो उसका लौसा क्या होगा। तो सिंपल सा उत्तर, लौसा बराबर होता है गुणनफल बटा में लौसा बराबर निकालना है तो हो जाएगा मौसा। बस गुणनफल बटा में मौसा। लौसा बराबर पूछेगा तो गुणनफल बटा में मौसा, मौसा बराबर पूछता तो गुणनफल बटा में लौसा। सिंपल। तो आपका यहां पे गुणनफल कितना दिया है, तो हमारा गुणनफल दिया है 1200। कितना दिया है 1200 और हमारा मौसा कितना दिया है 15 से भाग कर दीजिए। तो 15 क्या पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 15 दूनी 15 का 29, 3 45 चौके 60 55 6 90 7 75 8 20, यानी 8 बार में कट गया और ये रहा 0। तो आपका आंसर कितना आ गया 80। तो यानी आपका लौसा कितना होगा, तो 80। सिंपल सा जवाब। 45 क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन क्या है, एलसीएम। 45 क्वेश्चन बहुत ही आसान। क्या क्वेश्चन है, एलसीएम। ये आप क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट पार्ट में बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में यही क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट के सेकंड 1.2 में क्या है कि एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम 26 और 91 ऐसे लिखा गया है और यहां पे लिखा हुआ है एलसीएम। इसका मतलब हुआ कि यह दो संख्याएं हैं जिनका नाम 2600, जिनका नाम 91 है और इनका आपका लौसा है 182। जी एचसीएफ इसको बताना है। तो सिंपल सी बात है, एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर क्या होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, अभी भी तो पढ़े हैं हम लोग, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यस अभी पढ़े हैं बाबू। दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में लॉसा। एलसीएम मतलब लॉसा, उसी को इस बार इंग्लिश में लिख दिया है, एचसीएफ और एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या हमारे पास कितने हैं जो यहां पे लिखा हुआ है ना बेटा, यही तो संख्या है। एलसीएम 26 और 91 का, 26 और 91 यहां पे संख्या का बोध करा रहे हैं और इनका लौसा है 182 और हमें बताना है एचसीएफ किनका, इन्हीं संख्याओं का। तो इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में एलसीएम। तो दोनों संख्या हमारे को 26 है, एक ठो 91 है और हमारा लौसा है 182। तो 91 दूनी होता है 182 और 2 से 26 कट जाएगा 13 बार में, यानी हमारे पास जो हमारा एचसीएफ है वह कितना आएगा, तो हमारा एचसीएफ
13 आएगा। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन आगे, अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। इसमें बताना है कि किसका दशमलव निरूपण जो है वह शांत होगा, किसका दशमलव निरूपण शांत होगा। तो मैंने पहले बताया कि पहले कटाने का प्रयास करेंगे तो यह तो कटेगा नहीं, यह कटेगा नहीं, यह नहीं कटेगा और यह भी नहीं कटेगा। ठीक है, इसका हर 11 है, इसका हर कितना है 11 है। आपको पता है कि 11 जो है ये खुद एक अभाज्य संख्या है तो ये नहीं कटेगा। 13 एक अभाज्य संख्या नहीं कटेगा। तो बस यह 8 ही है, 7 भी अभाज्य संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो बस 8 ही है जिसका अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, क्योंकि और यह अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यह 2 के घात में आ सकते हैं। तो आपको मालूम है कि वह परिमेय संख्या जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर वह 2 के घात में आता हो तो उसका दशमलव निरूपण शांत होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। जी हाँ, सी, यह शांत दशमलव निरूपण है। हाँ, यह पूर्णांक के रूप में लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं 8 33/8। ये भी सही है, लेकिन आपको तो ऑप्शन यही मारना है बस। 47 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है देख लीजिए। 47 उससे भी छोटा है और उससे भी आसान है। 47 क्या, 47 को देखते हैं। 47 में क्या है आप देख लीजिए। 47 को, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत है। फिर देखिए, दशमलव निरूपण अशांत है, किसका दशमलव निरूपण अशांत है। तो हम चले पहला को चेक करते हैं। पहला हमारा 30 है। देखिए 7 और 30 को भागा देंगे या 7 और 30 को कटाने का प्रयास करेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, कट नहीं सकता। 30 को तोड़ेंगे तो 2 से हो जाएगा 15, फिर हम करेंगे 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5। हमारे पास 2, 3 और 5 आए। 5 आया तब तो सही था, 2 आया तब तक सही था, लेकिन 3 आ जाने के चलते हमें पता चल गया कि यह कभी भी हर का गुणनखंड अगर 2, 5 के अतिरिक्त किसी भी संख्या के पद में हो, किसी भी संख्या के रूप में हो, तो समझिए कि उसका दशमलव निरूपण कभी भी शांत नहीं होगा। अतः आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा यह सही। आपका पहला ही आंसर हो जाएगा 7/30। 7/30 जो है यह वह संख्या है जिसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। इसमें बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब अभी भी क्वेश्चन बताया हूं इससे पहले कि अभाज्य संख्या मतलब वह संख्या जिसका गुणनखंड माने जिसका जो एक और सिर्फ स्वयं से कट सके, इसके अलावा और किसी से नहीं कट सके। तो 8 जो है 2 से कटेगा, 1 से भी कटेगा। 8 जो है आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 9 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। 1 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, स्वयं 9 से भी कटेगा। 11 जो है सिर्फ 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो उसका उत्तर हो जाएगा सी। अब देखते हैं 49। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन 49। यूक्लिड विभाजन लेमा किन पूर्णांकों के लिए लागू होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि लेमा जो भी है वह सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों के लिए लागू होता है, सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों के लिए। तो इसका उत्तर होगा केवल धन पूर्णांकों के लिए। धन माने धनात्मक, केवल धन पूर्णांकों के लिए, यानी केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। धन पूर्णांकों के लिए मतलब केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। और लास्ट क्वेश्चन आज का, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है और Q और R अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं। तो इनमें से उसका कौन सा सही रूप होगा। तो उसका सही रूप होगा A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। मैंने बताया है कि यहाँ पे Q और R अपरिवर्तित है, अद्वितीय मतलब इसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो उस स्थिति में जब 2 संख्याएं हैं और Q और R अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं तो उसका ऑप्शन हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R। यही उनमें संबंध होगा, यही उनमें संबंध होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष।